Hello everyone, this is Sunil Mishra and you are watching Bada Gyan Classes, a platform for learning for every student, for every subject. आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th के SST के ज्योग्राफी का ये पार्ट है। ज्योग्राफी का ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VVI है, क्योंकि हम इसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं और वाइल्ड लाइफ वो चैप्टर है जो कि आगे के सभी हायर स्टडीज इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, SSC हो, SI हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इवन चूंकि हम खुद UPSC का रिसेंटली एग्जाम दिए हैं, तो इस सेक्शन से बाबू बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जस्ट यू विल हैव टू वॉच इट वेरी केयरफुली एंड स्टडी इट वेरी केयरफुली, एंड इफ यू विल गेट एनी प्रॉब्लम तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है दूसरा, उसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, ये सबसे पहले तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो होता है, ये रिसोर्स के किस सेक्शन में आता है? तो ये हमारा रिसोर्स के नेचुरल रिसोर्स के सेक्शन में आता है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है उसे हम नहीं लगा रहे हैं, या जो हमारा वनस्पतियां हैं हम उसको नहीं लगा रहे हैं। और इसमें हम दो नए टर्म का यूज करते हैं, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो हम फ्लोरा जब बोलते हैं तो फ्लोरा पहले हम ये आपको डेफिनेशन बता दें ताकि दिक्कत ना हो। तो फ्लोरा का मतलब हो जाता है वो सारे लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना वेजिटेशन, अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत वो सारे आएंगे जो कि खाना खुद बनाते हैं, यानी खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं? वो वेजिटेशन होता है, यानी वो वनस्पतियां होती है, वो पेड़ पौधे होते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे के सेक्शंस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, वो फ्लोरा के अंतर्गत कहलाते हैं। और फौना सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट पे बेस होते हैं। तो अगर सीधा टर्म में बोला जाए तो फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधा और फौना का मतलब होता है जानवर, ठीक है। ये दो टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी तक हम लोग जनरली क्या बोलते आए हैं? ट्रीज, प्लांट्स, ओके, हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स। और दूसरी तरफ हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, ये सब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो नया टर्म यूज हुआ, फ्लोरा एंड फौना। सो यू विल हैव टू लर्न इट केयरफुली। उसके बाद क्या है कि ये जो हमारा दुनिया है, हमको लगता है कि इसमें हम हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा धरती है, इस पे एक टीनी क्रिएचर से लेकर के, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, से लेकर के इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर वर्तमान में ब्लू व्हेल तक, ये सभी जो है धरती के पार्ट हैं। यानी इन सभी का, इंक्लूडिंग वी ऑल, इन सभी का जो है धरती पे समान रूप से अधिकार है। और प्रकृति ने ही इन सबको बनाया है और प्रकृति ने इन सब का अलग एक जो है स्ट्रक्चर तैयार किया है, एक अलग जो है फूड चेन तैयार किया है। कौन क्या खाएगा, कौन किसको मार के खाएगा, कौन लिविंग्स पे बेस्ड रहेगा, कौन नॉन लिविंग्स पे बेस्ड रहेगा, कौन दोनों को खाएगा, तो या प्लांट खाएगा या एनिमल्स खाएगा, या उनका क्या जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, किस तरह से बॉडी स्केल होगा, किस तरह के एटमॉस्फेयर में वो सरवाइव करेंगे, किस तरह के क्लाइमेट कंडीशन में वो अपने आप को सरवाइव करेंगे। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो नेचर के द्वारा लिखा गया। सो दैट्स व्हाई किसी ने सच ही कहा है कि नेचुरल क्रिएटर, यानी जिसको कि हम लोग गॉड बोलते हैं, गॉड पार्टिकल या गॉड बोले, जो मानते हैं भगवान को, उससे बड़ा क्रिएटर या उससे बड़ा इंजीनियर, उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक एक टीनी क्रिएचर्स, करोड़ों प्रजातियां का, उन सभी के लिए एक अलग सिस्टम तैयार किया। तो कम टू द पॉइंट कि यहाँ पे हम जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं कि आवर अर्थ इज होम फॉर मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी लाखों करोड़ों की तादाद में है जो कि लिविंग बीइंग्स हैं। क्योंकि लिविंग बीइंग्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन तक हम ना पहुंच पाए आज तक, ना ही हम शायद पहुंच पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लिविंग बीइंग्स जो है हमारे वो अंडर द सी लेवल पाए जाते हैं, पानी के नीचे पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और कुछ वैसे जगह पाए जाते हैं जहां इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो देयर टू मीट देम। स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, भैया इसको तो हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप्स की मदद से, एंड वहां से लेकर के बैक्टीरिया हो गया, लिचेंस हो गया, बनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो कि माना जाता है बहुत बड़ा पेड़ होता है और आयु भी इसकी सबसे ज्यादा होती है, तो बनियन ट्री, एलिफेंट, एलिफेंट क्या हो गया भाई? तो अर्थ पे यानी लैंड पे
रहने वाले सबसे बड़ा जीव हो गया। ब्लू व्हेल पूरी धरती का है, लेकिन लैंड पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा एलिफेंट है, एंड फाइनली इज ब्लू व्हेल। तो ये सब जो है हमारा क्या है, तो दिस इज द होम। कौन है होम? अर्थ। यानी अर्थ पे एक छोटा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के एलिफेंट और ब्लू व्हेल तक पाए जाते हैं, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। यानी भारत में, अब हम ये तो हम अर्थ का के नजरिए से बोले, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में फ्लोरा एंड फौना के क्या कंडीशन है, यहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर के क्या कंडीशन है। तो हमारा भारत जो है इस मामले में काफी रिच कल्चर है। हमारे भारत का कल्चर का यहाँ पे टर्म हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है, बल्कि कल्चर का यहाँ पे टर्म हम जानवर और पेड़ पौधों के संदर्भ में यूज कर रहे हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। नो नीड टू बी कंफ्यूज। यहाँ पे हम पैसे वाला अमीरी की बात नहीं किए, इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारा भारत तो देशीय डाइवर्सिटी वाला देश है, जैव विविधताओं का देश है हमारा देश, जहां पर कि ना जाने इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं जो शायद ही कोई और देश में पाया जाता हो। एंड हैज नियरली द 8%, ये ध्यान देने वाली बात, 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में अगर मान लीजिए 100 प्रजातियां पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो 8 हमारे अकेले इस भारत देश में पाया जाता है। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड। At least 10% of India's recorded wild, पॉइंट है यहाँ पे भाई, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना को हम लोग जो है नन वाइल्ड भी होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे और जानवर तो केवल वाइल्ड नहीं होते। तो यहाँ पे वाइल्ड है यूज कि लगभग 10% जो है वाइल्ड फ्लोरा एंड 10% वाइल्ड फ्लोरा, 10% एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स। मैमल्स किसको कहते हैं? मैमल्स किसको कहते हैं? मैमल्स एक्चुअली, मैमल्स का मतलब ही होता है स्तनधारी, जो बच्चे को जन्म देती हो, तो वैसा और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बच्चे को जन्म देता हो और उसे दूध पिलाता हो, मैमल्स। ध्यान रखना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चे को जन्म देता है वो उसे दूध पिलाता है, ठीक है, और जो अंडा देता है और उससे बच्चा पैदा होता है वो दूध नहीं पिलाता है, तो वो मैमल्स की कैटेगरी में नहीं आता। मैमल्स में हमारे वही ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वही जानवर आते हैं, वही मनुष्य आता है। मनुष्य भी तो एक जानवर की कैटेगरी में है साइंस के टर्म में। साइंस में आप पढ़े ही होंगे कि 5 हमारा बटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया। तो हमारा, हम भी तो हैं जानवर में ही हैं। तो ये मैमल्स आप समझ गए होंगे कि मैमल्स क्या है हमारा, and are on the threatened list। ये चिंता वाली बात। अब ये चिंता वाली बात क्या है कि जितना भी फ्लोरा और फौना है उसमें से 10% फ्लोरा और 20% मैमल्स किस कैटेगरी में आते हैं? फौना भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैमल्स भी तो फौना ही है। तो किस कैटेगरी में है? थ्रेटेंड लिस्ट। थ्रेटेंड लिस्ट मतलब ये नहीं हुआ कि धमकाया हुआ लिस्ट। थ्रेटेंड लिस्ट का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि वैसी प्रजातियां जिनका जान संकट में है, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा भगवान वाली। मतलब कि जिनका जनसंख्या काफी तेजी से घट रहा है, इसलिए सेव प्राप्त, टाइगर प्रोजेक्ट, सेव चीता प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सेव क्या बोलते हैं, हाइना, क्रोकोडाइल, ये सब। तो ये इन सब की तादाद बहुत तेजी से घट रही है। एंड मैनी आर कैटेगराइज्ड आर क्रिटिकल, जिनकी स्थिति एकदम नाजुक है एंड किस कगार पे है भाई? एक्सटिंक्शन। इसका मतलब होता है विलुप्त होने के कगार पे, यानी वैसे पेड़ पौधा या वैसे जानवर जो बहुत जल्द ही शायद खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चीता आज दुनिया में बहुत कम मात्रा में है। चीता जो है बहुत तेजी से गायब होने वाला जानवर है और बहुत तेजी से गायब होने वाला है। उसके बाद एक पिंक हेडेड डक, एनईडीसी, देयर आर सो मेनी एनिमल्स। और उसके पीछे का अगर सबसे आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अगर जानना हो तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है, बहुत सारे रीजंस हैं लेकिन 2 रीजन प्रमुख जो है उसमें से पहला आता है हंटिंग, हम वाइल्ड एनिमल समझ करके उसे मार देते हैं। और दूसरा होता है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग ही है जो कि -45 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर सकता है और +45 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रकृति ने बाकी जानवरों को ऐसा नहीं बनाया है कि
जो -45 में सर्वाइव कर लेगा वो +45 में नहीं सर्वाइव करेगा, और जो +45 में सर्वाइव करेगा वो -45 में सर्वाइव नहीं करेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है इन जानवरों के एक्सटिंक्ट होने का, गायब होने का, विलुप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, यानी जितने भी स्पीसीज हैं हमारे पास, तो उसका जो है वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग उसको बंटवारा किया गया, बांटा गया है। तो उसको जो बांटने का जो जिम्मेदारी है वो लिया है किसने? तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये फुल फॉर्म याद कर लेना है, ध्यान में रख लेना है, अक्सर है ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या? तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं IUCN, has classified plants and animals in order to of existence। यानी वर्तमान में मौजूदगी के आधार पे इन सभी पेड़ पौधे या फिर खास तौर पे जानवरों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि ये किस कैटेगरी में होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये कैटेगराइज क्यों किया गया IUCN के द्वारा? क्योंकि कैटेगराइज होने के बाद अब मान लीजिए कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा जानवर जो कि पूरी तरह से रेयरेस्ट की श्रेणी में है या एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, विलुप्त होने के कगार पे है, तो उस प्रजाति को फिर से बचाने की कोशिश किया जा सके या उसमें डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश हो तो किया जा सके। तो इस वजह से दिस इज द मेन मोटो एंड पर्पस ऑफ द कैटेगराइज these all or living organisms which are near to extinct। पहला हमारा है नॉर्मल स्पीसीज। ये नाम से ही क्लियर लग रहा है कि नॉर्मल है, यानी जिसकी जनसंख्या ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस कैटेगरी में उन जानवरों को रखा गया है जिनके का पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं भी है तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि फिलहाल वो गायब होने वाले हैं। तो इस कैटेगरी में हम किसको देखते हैं? कैटल्स, साल, पाइन, ये सब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका पॉपुलेशन जो है लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल, जिनकी जनसंख्या ठीक ठाक है। उसके बाद हमारा आता है इंडेंजर्ड। नाम से ही दिख रहा है भाई खतरा है, हैं? These are species which are in danger of extinction। यानी इन देख के ही लग रहा है कि इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत जल्द खत्म होने के कगार पे है, तो पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसे में कौन कौन आते हैं भाई साहब? तो पहले आते हैं ब्लैक डक, क्रोकोडाइल भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि हर साल इस धरती पे हजारों की संख्या में लोग सिर्फ क्रोकोडाइल के हमले की वजह से मारे जाते हैं, बावजूद क्रोकोडाइल का जो जनसंख्या है वो जितना एक्चुअली में इस धरती पे होना चाहिए वो नहीं है, यानी वो स्पीसीज यानी क्रोकोडाइल भी इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद है हमारा वल्नरेबल। ये क्या है भाई? नियर टू चेंज द कैटेगरी, नहीं समझे? समझते हैं। These are species whose population has declined to level, यानी इसकी जनसंख्या विगत कुछ वर्षों में डाउन हुई है, and where it is likely to move into the endangered, यानी आज ये इस कैटेगरी में है लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, वल्नरेबल का कहने का मतलब यही हुआ कि आज तो ये यहाँ पे है वल्नरेबल स्पीसीज, लेकिन कल ये इंडेंजर्ड में आ जाएगा, लेकिन यानी कल ये खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। सो विवेक, सावधान, ध्यान देने की जरूरत है। एंड इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर, अगर तो निगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। किसी भी जानवर के लिए निगेटिव फैक्टर्स टू ऑपरेट क्या होता है? यानी उसका जो खान पान का जो जरिया है वो खत्म हो। मान लीजिए कि कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं, आप पेड़ पौधे काट दीजिएगा तो क्या होगा? वो मर जाएंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नदियों में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं, या मान लीजिए मीठे पानी में रहते हैं। अब मीठा पानी का नदी ही सूखते जा रहा है, या नदी में ही रहते हैं लेकिन वो साफ पानी में रहते हैं। और आज हमारे धरती पे क्या ज्यादातर नदियाँ क्या हो रही है? खास करके अगर हम भारत की ही अभी चर्चा कर रहे हैं तो भारत की ज्यादातर नदियाँ क्या है? कैसी? ऑफकोर्स गंदा है, पॉल्यूटेड है, खराब है, हाथ धोने लायक नहीं है, तो उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे पनपेगा या फले फूलेगा? तो अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो
खत्म होने की कगार पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक एलिफेंट यानी एशिया में पाए जाने वाले हाथी और गैंगेटिक डॉल्फिन यानी गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन, ये दो इस कैटेगरी में सबसे खतरनाक रूप से आता है, जिसको कि सभी लोग आसानी से जानते हैं। इसके अलावा भी दो कैटेगरी है, वो भी हम देखते हैं। अगला जो हमारा कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम है एंडेमिक स्पीसीज। अब ये स्पीसीज क्या है भाई? तो ये वो स्पीसीज होता है जो पाया ही कुछ खास सीमित क्षेत्र में जाता है, ठीक है, मतलब उस जगह के अलावा ये और कहीं भी नहीं पाया जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में ये ऑटोमेटिकली ये एक अलग कैटेगरी में जन्म ले लेता है, यानी एक अलग कैटेगरी में ये चला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि आप इसको कहीं और नहीं देख सकते हैं, ये सिर्फ अपने ही मौलिक जगह पे जो इसका फंडामेंटल प्लेस है, जो इसका फिक्स प्लेस है, केवल ये वहीं पे कुछ सीमित जनसंख्या में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अंडमान टेल, निकोबारी पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग etc। और लास्ट हमारा जो कैटेगरी है उसको हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज के नाम से जानते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब ही होता है विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है, दिखाई तो देता था, 5 साल पहले दिखा था, 10 साल पहले दिखा था, अब वो जानवर दिखाई ही नहीं पड़ रहा। दिस इज कॉल्ड द एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। और these are the species which are not found after the searches of non-likely areas। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी का क्या होता है पता कि हाँ भाई घर का एड्रेस है, वो वहां पे पाया जाता है। तो जानवरों का भी क्या होता है, प्लेस होता है कि वहां पे ये चीज पाया जाएगा। हाथी जाएंगे तो किधर, तो इधर जाएंगे। इस जंगल में शेर पाए जाते हैं, इस जंगल में, तो जो एक नॉन प्लेसेस होता है उन प्लेसेस पे अब इन जानवरों को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे यानी जहाँ पे इन जानवरों की होने की पूरी संभावना थी अभी वहां पे नहीं पाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई ये हम कह सकते हैं कि अब जो है ये एक्सटेंट हो गया है, अब ये नहीं मिल रहा है, भूले बिसरे शायद कभी कहीं दिख जाए, तो दैट इज नॉट बी कॉमन एंड रेयर इज नॉट एग्जाम्पल। सो दैट्स व्हाई इस कैटेगरी में हमारी यानी एक्सटिंक्ट स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं एशियाटिक चीता। सबसे ज्यादा बेचारा खतरा में यही है, एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक etc। तो ये हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कैटेगराइज किए यहाँ पे हम फ्लोरा फौना को, और उसमें हम लोग ये स्टडी किए कि भारत में कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे फ्लोरा, कुछ ऐसे फौना जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, या फिर वल्नरेबल की कैटेगरी में है, या फिर नॉर्मल की कैटेगरी में है, या फिर हमारा एंडेमिक स्पीसीज की कैटेगरी में, किस कैटेगरी में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उसको स्टडी किया। इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम ऑब्वियसली अगला पार्ट में स्टडी करेंगे, अदरवाइज इट कुड बी द बर्डन, इट कैन बी द बर्डन फॉर यू ऑल। सो दैट्स व्हाई यहीं पे हम इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, आज की क्लास, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। आप इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिए, एंड इफ यू विल गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देन माय इनबॉक्स इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। योर ऑल सजेशन, क्वेरीज, योर क्वेश्चंस आर मोस्टली वेलकम। तो तब तक के लिए हमसे बने रहें, और हाँ, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डू द 3 वर्क्स। फर्स्ट, लाइक, सब्सक्राइब and share, because your 3 work, these little 3 work will motivate me and all the members of the Baragan classes team. So keep watching, stay tuned with the Baragan classes. So thank you so much. अगली क्लास में मिलते हैं।